मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं विशेष खास मेहमान अर्चना प्रसाद जी, जो मूलतः बिहार की रहने वाली हैं और शादी के बाद वो मुंबई शिफ्ट हुई। वहाँ उनके जो एक्टिंग मॉडलिंग का जो के विषय में उन्होंने जो करियर अपना बनाने का सोचा था, उन सपनों को पंख लगे और उन्होंने मिसेस सेंट्रल इंडिया का खिताब जीता। तो इसके साथ ही साथ वो ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, हेयर और स्किन एक्सपर्ट भी हैं। हम उनसे इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है अर्चना जी आपका। कैसे सफर शुरू हुआ आपका बिहार से मुंबई का? शैलेंद्र जी, जब मैं 17 साल की थी जी, मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, क्योंकि 92-93 की बात बता रही हूँ। उस वक्त लड़कियों की पढ़ाई को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता था और ऐसा उनका मानना था कि अगर आपके घर में 2 या 3 लड़कियां हैं तो जिम्मेदारी है ये आपकी, तो जितनी जल्दी आप निपटा देना ही वर्ड यूज करते थे, उतना अच्छा होगा। और अगर क्लास 1 सर्विस में दामाद मिल रहा है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो मेरे पापा खुद सेंट्रल एक्साइज में थे और उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर से मेरी शादी तय की। उस वक्त मेरी उम्र कुछ 17 या 18 साल रही होगी। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि फ्यूचर खुद को क्या बनाना है। बस मुझे लगा शादी हो गई, मेरी जिम्मेदारी है, अब बच्चे पैदा करो, घर संभालो, सास ससुर को खुश रखो, समाज को देखो। लेकिन जब हमारा ट्रांसफर बॉम्बे हुआ, उस वक्त कलकत्ता में हम रहते थे, जब हमारा ट्रांसफर बॉम्बे हुआ और वहां मैंने वहां की रंगीन दुनिया देखी, तो शायद कहीं ना कहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ ख्वाब था जिसको मैंने समय से पहले मार दिया था, शायद कि मैं उस लायक नहीं हूँ या मेरी जिम्मेदारियों में वो नहीं आता है। पर जब मैं वहां बॉम्बे जब मैं गई और वहां की जब दुनिया देखी तो मेरे अंदर की अर्चना जाग गई। प्रसाद से मैं अर्चना में कन्वर्ट हो गई और मैंने शुरुआत किया, अपनी कैरियर की शुरुआत मैंने की घड़ी डिटर्जेंट एड से। ये कमर्शियल एड था और किस तरह से मिला ये बहुत लंबी कहानी होगी, ऑडियंस बोर हो जाएंगे, तो बस मैं शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ। उसके बाद मुझे ऑफर मिला ग्लैडराग मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट करने का। मॉरिन वाडिया ने खुद मुझे बोला कि आई कैन सी यू ऑन टॉप 5, सो व्हाई डोंट यू ज्वाइन अस। मैंने ज्वाइन किया और मैं सेकंड रनर अप रही। ये 2003 की बात है। उसके बाद क्या, उसके बाद वापस से हाउसवाइफ, पर अंदर का कीड़ा जन्म ले चुका था और वो मुझे कहीं ना कहीं काट रहा था बीच बीच में कि कुछ करो कुछ करो। जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 10th 12th में आ गए, उसके बाद मैंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत करी। मैंने चंद्रकांता सीरियल किया, साईं बाबा सीरियल किया, भाभी सीरियल एक आता था, उसमें मैंने छोटे छोटे 2-3 एपिसोड्स किए, टाइम पेट्रोल किया। इस तरह से 1-2 मैंने आइटम सॉन्ग भी कर लिए। अच्छा। साउथ में मैंने छोटे मोटे रोल किए, साउथ की मूवीज में बहुत सारे। तो ऐसे छोटे छोटे, क्योंकि जिम्मेदारियां थी तो मैं बहुत लंबी लंबी चीजों को नहीं ज्वाइन कर सकती थी जहां रेगुलर मुझे आना जाना लगा रहता था। तो बस शुरुआत हुई। एक बार कहते हैं सीढ़ियां चढ़ने की देर होती है, आप चढ़ते हो तो आप ऊपर छत तक पहुंच ही जाते हो, मंजिल तक पहुंच ही जाते हो। तो बस ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। तो अर्चना प्रसाद की खाली अर्चना बनने के बाद क्या बदलाव फील हुआ? जब मैं ऑडिशन देने जाती थी और मेरा नाम पुकारा जाता था, अर्चना नाउ इट्स योर टर्न, मुझे लगता था अच्छा, एक सेकंड को मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती थी, अच्छा मुझे ही बुलाया गया। क्योंकि बचपन से या तो मैं लाल साहब की बेटी बनकर बड़ी हुई थी, या प्रसाद की वाइफ, या बच्चों की माँ। मेरा नाम शायद मैं कहीं ना कहीं भूल गई थी। मैं मिसेस प्रसाद में कब कन्वर्ट हो गई और कब कंटिन्यूटी में चली गई मुझे नहीं पता था। पर जब मेरा नाम मुझे पुकारा जाता था, इवन जब मैं प्रेजेंट में जब पार्टिसिपेट करती थी और मेरा नाम मुझे दिया गया था कि नंबर 13 अर्चना, वहां किसी को सरनेम से वो नहीं बुलाती थी। कहती थी सरनेम से अगर मैं बुलाऊंगी तो तुम्हारी जो एबिलिटी है, जो तुम्हारा गुण है, जो तुम्हारे अंदर के जो है, वो 2 पार्ट में बट जाते हैं। तो सिर्फ नाम हमारा परिचय भी होता था तो सिर्फ नाम के थ्रू होता था।
तो जब उन लोगों ने पहली बार मुझे बुलाया, अर्चना नाउ इट्स योर टर्न, अच्छा ओ, मुझे कुछ सेकंड लगे कि अच्छा मैं हूँ। मैं इतना भूल गई थी, मैं अपने नाम को भूल गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं मुझसे मिली, बेसिकली मैं मुझसे मिली। तो आपने में क्या बदलाव किया होगा? हम घड़ी डिटर्जेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो आपने पहला विज्ञापन शूट किया था। तो हाउस वाइफ बनने के बाद जब पहली बार आपने मॉडलिंग शुरू की, और वो भी एक कॉमर्शियल, तो कैसे, वो क्या फेज था वो? ठीक है, उस पर थोड़ी चर्चा हो ही जानी चाहिए। एक्चुअली क्या था, मेरा बहुत शौक था कि मेरा बेटा कुछ ऐसे एक्टिंग फील्ड में काम करे, क्योंकि देखने में बहुत ही स्मार्ट सा, खूबसूरत सा मेरा बेटा है। तो मैं उसको लेकर ऑडिशन के लिए गई थी। वो तो कुछ नहीं कर पाया, ऑडिशन में मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। उन्हें लगा मैं भी ऑडिशन देने आई हूँ, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया कि आप ये ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ऑडिशन होता क्या है? फिर भी मैंने वो पढ़ा, 2 लाइनें थी, मैंने वो बोल दिया कैमरे के सामने। 2 दिनों के बाद मुझे कॉल आता है कि आप शॉर्ट लिस्ट हो गई हैं, एक बार आप ड्रेस रिहर्सल के लिए आ जाओ। ड्रेस रिहर्सल के लिए गई, मुझे वहां पर सिलेक्ट ही कर लिया गया। और पहली जो मेरी कमाई थी वो 12,000 मुझे मिला था। वो 12,000 मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सबसे कीमती गिफ्ट है मेरे पास। मैंने उसको बहुत दिनों तक यूज नहीं किया। जब ये नोटबंदी का जब चला था, तब मैंने 1,000 के नोट तो भुनाए थे, तब तक मैंने वो नोट रखे हुए थे संभाल कर। आपने सोचा अब खराब हो जाएगा? नहीं, वो कोई यूज कर नहीं, जो मेरे लिए बहुत कीमती था वो यूजलेस हो जाएगा। तो इससे बेटर है उसको यूज कर लो। तो वो ऐड क्या था, मतलब थोड़ा सा कुछ हाँ, वो कुछ ऐसी लाइनें थी, ऐसी वैसी टिकिया की अब गई बारी, अब है घड़ी डिटर्जेंट हमारी, बस ये लाइन था। मेरे को पूरे कर्ली बालों के साथ साउथ इंडियन लेडी एक बनाया गया था, और 2-3 लेडीज हम थे। हर बेसिकली उसमें ये दिखाया गया था कि हर स्टेट की लेडीज हैं, बंगाली, साउथ इंडियन, बिहारी, पंजाबी, जो घड़ी डिटर्जेंट को बच्चे स्कूल से आते और घड़ी डिटर्जेंट से वो, हाँ, तो वो मेरा ऐड था, बस वो पहला ऐड था। जैसे वो एक निरमा का पहले बनता था, निरमा का बनता था, वैसा ही वो घड़ी डिटर्जेंट का, तो मैं उसमें साउथ इंडियन लेडी बनी थी। अच्छा, फिर आपने आइटम सॉन्ग भी किए? आइटम सॉन्ग मैंने क्या, नीडर द फियरलेस एक मूवी आई थी। अच्छा। बड़ी औसम हूँ मैं, आप लिंक पे डालोगे तो वो गाना आपको दिखेगा, वो मैंने गाना किया था। अच्छा। लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया कि आप एक कमिश्नर की वाइफ हो, 2 बच्चों की माँ हो, इस एज में आकर आप ऐसे कपड़े पहनकर छोटे छोटे, और आप आइटम सॉन्ग कर रहे हो, ये आपके लिए नहीं बना है। मैंने सोचा फिर मेरे लिए क्या बना है? मैं कोई अमिताभ बच्चन तो हूं नहीं, मैं कोई हेमा मालिनी तो हूं नहीं कि मुझसे पूछ कर मेरे लिए चीजें बनेंगी। मुझे जो मिल रही है मुझे वो ग्रैब करना है, अदरवाइज आप ला कर दो। अगर आप लाकर नहीं दे सकते हो तो मुझे करने दो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कपड़ों में कोई, मुझे नहीं लगता है कि कपड़े गलत होते हैं, आपकी सोच गलत होती है, आपकी नीयत गलत होती है। और मैं करती गई, मैंने सुना ही नहीं किसी का। अच्छा, फिर ब्रेक के बाद जब आप मिसेस सेंट्रल इंडिया बनी? जी, मिसेस सेंट्रल इंडिया में अभी 3 साल पहले की बात है। मैं पुणे जब शिफ्ट हुई थी, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर पुणे हो गया था। वहाँ डीवा पेजेंट एक है, अंजना उनकी मेन है, अंजना मैम। उन्होंने तो मैं जब बॉम्बे से पुणे आई थी तो मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी कि अब मेरा काम सब खत्म हो गया, अब मैं शूट नहीं कर पाऊंगी, मेरी लाइफ यहाँ एंड हो गई। लेकिन जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे सोसाइटी में, कहीं वो, हम क्लोवर हाईलैंड में रहते थे, सोसाइटी में वो कहीं किसी से मिलने आई थी, तो मैं उनसे मिली, तो वो बोले कि आपकी पर्सनालिटी तो मिसेस इंडिया के जैसी है, आप हमें ज्वाइन क्यों नहीं करती हैं? उन्होंने मुझे सारी, फिर मैं नेक्स्ट डे उनके ऑफिस जाकर मिली, उन्होंने मुझे बताया, तब मैंने डीवा पेजेंट ज्वाइन किया, जो पुणे के हयात में ये कंपटीशन रखा गया था, जिसमें मैं मिसेस सेंट्रल इंडिया की विनर रही। अच्छा, और तो अभी आप ब्यूटी एक्सपर्ट के रूप में भी काम कर रही हैं? मैंने पहला सैलून बॉम्बे में खोला था, ये लोखंड वाला सर्कल के पास था, पर वही सेम प्रॉब्लम, हस्बैंड का ट्रांसफर इंदौर हो गया। अब आप इंदौर से बॉम्बे ट्रैवल नहीं कर सकते हो, ट्रैवलिंग, वहाँ का रेंटल, ये सारी चीजों ने मुझे मजबूर कर दिया मुझे अपना पार्लर अगेन इंदौर में शिफ्ट करने का।
तो अभी जो मैं पार्लर रन कर रही हूँ ये इंदौर में है, साकेत एरिया में। अच्छा, बोमनिया सलोन इसका नाम है। तो कोरोना में तो बहुत सारे पार्लर इसमें बंद भी हुए हैं जी। तो लोगों के सामने समस्याएं होती हैं, वो किस तरीके से अपना ख्याल रखें, हेयर का, अपनी स्किन का या अपनी सुंदरता का? सबसे पहले बात तो है कि जो लोग डाइटिंग करते हैं, बेसिकली अभी क्या हो रहा है इस पेज में मेरे पास जितने भी क्वेरीज या क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबका ये कहना है मेरा वजन बढ़ गया। आपका वजन तब बढ़ता है जब आपकी लाइफ स्थिर हो जाती है। अगर आप एक्टिव होते हो तो आपका वजन नहीं बढ़ता है। तो मैं डाइट को बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ और मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ डाइटिंग के लिए, क्योंकि जो खाना खाकर आप बड़े हुए हो, आपने उस खाने को छोड़ दिया। आप क्या करते हो, रोटी छोड़ देते हो, चावल छोड़ देते हो। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी। कार्ब्स अगर नहीं होता आपके बॉडी में, आपकी एनर्जी लेवल खत्म हो जाती है और आप सुस्त हो जाते हो और आप एक जगह बैठ जाते हो। उसकी वजह से आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कभी भी आप कार्ब्स को कट ऑफ मत करो अपने डाइट से, क्योंकि जब आप कार्ब्स कट ऑफ करते हो तो प्रोटीन आपका बॉडी पूरी तरह से नहीं ले पाता है, जिसके कारण हेयर फॉल, स्किन में रिंकल्स, ड्राइनेस, ये सारी चीजें हमारी शुरू हो जाती है। और जब भी हमारा वेट बढ़ता है, आप इस चीज को फील करना, या जो भी लेडीज सुनेंगी वो इस चीज को फील करेंगे कि जब हमारा वजन बढ़ता है हम एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो डिप्रेशन इतना खतरनाक होता है कि हमारा स्किन, हमारा हेयर, हमारा हेल्थ कब खराब हो जाता है, अंदर अंदर वो दीमक की तरह हमारा शरीर खा जाता है वो। तो प्लीज आप डाइटिंग ना करें। जो घर के प्रोडक्ट हैं, होम रेमेडी हैं, आप मेरे इंस्टा पर जाकर देख सकते हो। मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि स्किन के लिए, बालों के लिए आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हो, घर पर जो चीजें हैं उनको कैसे यूज कर सकते हो। डाइट ना करके आप क्या क्या प्रोडक्ट को किस वक्त यूज करके अपना वेट कम कर सकते हो, वो बहुत ही फायदेमंद होता है और डेफिनेटली आपको बहुत उससे फायदा पहुंचेगा। और बाकी कुछ छोटी मोटी सलाह जिससे कि स्किन और हेयर का लोग ध्यान रख सकें? एक तो स्किन अगर आपकी थोड़ी सी डल हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि रिंकल्स आ रहे हैं, एजिंग आ रही है, तो सबसे अच्छा जो है उसका उपाय, घर का प्रोडक्ट, साबुन छोड़ दें आप। सोप आपके चेहरे को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। आप कच्चा दूध यूज कर सकते हैं, बेसन यूज कर सकते हैं जिनको सूट करता है, हनी, लेमन, ये हर के घर में होता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन सब चीजों को करके अपने फेस का और सर का ब्लड सर्कुलेशन को तेज करके हेयर फॉल होने से बचा सकते हैं, रिंकल से बचा सकते हैं। शीर्षासन जो कर सकते हैं वो शीर्षासन कर लें, अर्धासन कर लें। कपालभाति इज द बेस्ट फॉर द स्किन। अगर वो नहीं हो पाता है, और हमेशा आप ऐसा कोशिश करें कि आप वॉल का सपोर्ट लेकर कपालभाति करें। सपोज करो ये वॉल है, आप इस तरह से बैठो, उसके बाद अगर आप कपालभाति करते हो तो आपकी सांस पूरी तरह से फेस और पेट में ही जाती है। अगर आप डायरेक्ट बैठते हो तो आप पैर, थाइज, लेग, हर जगह आपकी वो ब्रीथ चली जाती है। तो वॉल के सपोर्ट के साथ कपालभाति करो, आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होगा वो। अभी जैसे कोरोना पीरियड में 2-3 समस्याएं और लोगों के सामने आ रही हैं कि वो अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखें, इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप करें, और खासतौर से बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे बताया जाए कि वो कोरोना पीरियड में रहें। क्योंकि अभी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो स्टडी हो रही है, कि हमारा जो तीसरा फेज कोरोना का आने वाला है उसका थोड़ा सा फोकस बच्चों पे ज़्यादा होगा, वो बच्चों के लिए थोड़ा हार्म पहुंचा सकता है। तो कैसे तैयारी करें बच्चों के अंदर से सबसे पहले तो ये डर आपको निकालना होगा। खुद के अंदर से डर निकालना होगा। जो आना है वो आना है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अगर हम डर जाएंगे तो उन चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं अगर, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करती है। तो अगर हम डरेंगे तो बच्चे डर जाएंगे। आप इन सब चीजों को अभी इग्नोर करो कि कौन सा पीरियड आने वाला है, 3rd आ रहा है, 4th आ रहा है, जिसको आना है। आप किस तरह से खुद को तैयार करते हो उसके लिए, आपकी ह्यूमिनिटी किस तरह की होनी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए सबसे पहली बात, अभी जो सीजनल फ्रूट है आप वो ले लो। सब्जियां, साग बच्चे नहीं पसंद करते हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको हरी सब्जियां या साग खिलाओ। आप उसको वेरिएशन करके, सपोज करो अगर मेथी है, मेथी के पराठे बच्चे खा लेते हैं, पालक के पराठे खा लेते हैं, पालक की दाल खा लेते हैं। इस तरह की चीजों को वेरिएशन करके आप बच्चों को खिलाओ। दूध की चीजें जितना ज्यादा आप दे सकते हो, मिल्क से बने प्रोडक्ट, पनीर की सब्जी हो गई, दही हो गया, मलाई हो गया,
हम सोचते हैं मलाई से हमारा मोटापा बढ़ता है। आप आप सोच भी नहीं सकते हो, मैं रोज आधी कटोरी मलाई खाती हूँ और शक्कर पे मिक्स करके। मोटापा मलाई से नहीं आता है, मोटापा हमारे रूटीन लाइफ से आता है। अगर हम एक्टिव रहते हैं तो वो मलाई कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, और बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। तो कोशिश करें कि बच्चों को मलाई वाले दूध दें। कच्चा दूध जरूर दे बच्चों को। कच्चा दूध आप किस फॉर्म में दे सकते हैं? कच्चे दूध से आप आटा गूंथकर उनकी रोटियां बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि कच्चे दूध में बहुत ही ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की हमारी क्षमता होती है। कच्चा हल्दी, कच्चा दूध, इन सब चीजों को, गुड़, शक्कर की जगह पे गुड़ दें आप उनको। गन्ने का जूस अगर अवेलेबल है तो वो आप पिलाएं। गन्ने के जूस को आप कढ़ाई में सुखा लें तो शक्कर फॉर्म में आ जाता है, वो ऑर्गेनिक शक्कर हो जाता है। आप उस शक्कर को दूध में डाल कर दें, आप देखिए इम्यूनिटी पावर आपकी यूं बढ़ेगी। किसी भी काढ़े की जरूरत नहीं है, किसी भी अदरक, लौंग, इलायची की कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी जो समय है, खाली समय, अभी पार्लर भी बंद है, तो क्या हॉबीज हैं जिनको आप इस खाली समय में यूज करती हैं अपनी? मैंने ऐसी ऐसी चीजें पकाई होंगी इस कोरोना पीरियड में जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जलेबी से लेकर चॉकलेट केक तक बना दिया मैंने। शेप कैसा बना आप मत पूछना, पर टेस्टी बना था। तो मैंने कुकिंग में अपना हाथ साफ किया और अब मैं बहुत अच्छा खाना बनाने लग गई हूँ। दूसरा, मैंने मेरे ऊपर बहुत वर्क किया, क्योंकि आप जब बिजी होते हो सबसे पहले आप खुद को इग्नोर करते हो, और जब आप फ्री होते हो तो सबसे पहले आप खुद को डिप्रेशन में लेकर जाते हो। तो मैंने खुद के ऊपर वर्क किया। मैंने मेडिटेशन बढ़ा दिया, टाइमिंग, योगा की टाइमिंग बढ़ा दी, बच्चों के साथ ज्यादा टाइम पास करने लग गई। घर पर जो खेले जाने वाले गेम लाइक कैरम हो गए, लूडो हो गए, इन सबको फिर से खेलना हमने शुरू कर दिया। बच्चों के साथ नेटफ्लिक्स पर अच्छी अच्छी मूवीज देखने, पर मैं ज्यादातर कोशिश करती थी कि बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे अभी बिल्कुल अकेले हो गए। मेरी बेटी तो खैर डॉक्टर है, वो ईएनटी सर्जन है, तो वो तो अभी पुणे में है, पर बेटा मेरे साथ है। अच्छा। वो बोर होता रहता है, तो मैं सारे गेम उसके साथ कोशिश करती हूँ, मूवीज, गेम, उसके साथ इसको इन्वॉल्व। उसको चाय बनाना सिखाया, उसको मैगी बनाना सिखाया, एग बॉयल करना सिखाया। तो वो सिखाने के चक्कर में मेरा भी टाइम पास हो जाता है। और अभी जो अटैचमेंट मेरी उसके साथ बढ़ी है, वो कोविड के पहले नहीं थी। हम दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टेंस था। अब वो क्यों था मुझे भी नहीं पता, पर अभी ये पूरे साल में, 2 सालों में मुझे पता चला कि नहीं, वो मेरे कितने करीब है। मैंने उसको समझा, उसने मुझको समझा। तो मैं कोविड को कभी कभी थैंक्स भी बोलती हूँ कि आपकी वजह से मेरे बच्चे मेरे बहुत ही करीब आ गए हैं, जो शायद मेरे एक्टिंग पीरियड में थोड़े से मुझसे दूर चले गए थे। इंस्टाग्राम पे जो आपकी एक्टिविटीज रहती हैं वो क्या है? मोस्टली तो मैं पहले टिकटॉक बनाती थी, जब तक चाइनीज चीजों को बहिष्कार नहीं किया गया था, तो मैंने टिकटॉक बहुत बनाए हैं। उसके बाद अभी मैं लोगों को, जिस तरह के क्वेश्चंस मेरे सैलून के फोन पर आते हैं, क्योंकि सैलून तो बंद है, पर व्हाट्सएप क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मेरे हेयर फॉल हो रहे हैं, मेरा वेट बढ़ रहा है, मेरी स्किन खराब हो रही है, उनसे रिलेटेड मैं कुछ 5, 6, 7 मिनट्स के वीडियोस बनाकर उसको पोस्ट करती रहती हूँ। कुछ कुछ उनको कभी कभी मैं शायरी लिखती हूँ, तो कभी कभी मैं 2-4 लाइनें शायरी की लिख देती हूँ। कोई शायरी की 2 लाइनें सुना दीजिए, उसी के साथ प्रोग्राम एंड करें। मैं मेरे के ऊपर लिखी हुई खुद की शायरी सुनाती हूँ। बहुत सोच कर रखना अर्चना की सल्तनत में कदम। वाह। बहुत सोच कर रखना अर्चना की सल्तनत में कदम, मेरे मोहब्बत की कैद में जमानत नहीं होती। वाह। तो साथियों, ये हैं अर्चना प्रसाद जी, और आपको ये बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। अर्चना जी से आगे भी ब्यूटी टिप्स पर हम बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए बहुत शुक्रिया, और अभी आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। सभी लोग आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। अर्चना जी दोबारा फिर आएंगी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।